शिक्षक, भाषा के शिक्षक जो इंग्लिश के भी हैं, और संस्कृत के शिक्षक। शब्द कठोर भी होते हैं और शब्द कोमल भी होते हैं। अब शब्दों की जितनी ताकत है, जिस शब्द की जितनी ताकत है, उतनी ही ताकत से यदि आप शब्दों को पढ़ नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और वह भाव भंगिमा आपके चेहरे पर आ नहीं रही है, तो बच्चा फिर वह कैसे समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो उन शब्दों को समझते हैं, बच्चा नहीं समझ रहा है। तो उन शब्दों को यदि आप समझ रहे हैं तो आपकी वाणी में, आपकी आवाज में, आपके प्रेजेंटेशन में उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए। कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस तरह ब्रह्मा में ये ताकत है कि हमारी गतिविधियों को वो संचालित कर सकते हैं, शब्दों में भी यह ताकत है कि हमारी इच्छाओं में, हमारी गतिविधियों में बदलाव ला सकें। अब आप सोच, आप इतने सारे मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं यदि चाहूं तो अपने शब्दों के माध्यम से यहीं खड़े खड़े आप में से किसी को उकसा सकता हूं, किसी को नाराज कर सकता हूं, किसी को हंसा सकता हूं, किसी को आनंदित कर सकता हूं, और किसी को यहाँ से बाहर भी भेज सकता हूं। वो स्वयं चले जाएंगे नाराज होकर मुझसे। तो ये ताकत किसकी है? शब्दों की ताकत है। तो शब्द तो बहुत ही ताकतवर है, निर्भर करता है कि उन शब्दों को हम कितना जानते हैं, उसके प्रभाव को कितना जानते हैं। अन्यथा शब्द मूल्यहीन है, अर्थहीन है, निरर्थक है, उनका कोई मोल नहीं है। आप जब क्लास में जाते हैं और उदाहरण रामचरितमानस पढ़ा है, उदाहरण के तौर पर ऊपर के क्लास में 9th में, और कहते हैं कि राम रथी रथ रघुवीरा, देख रहे हैं किशन भय रथीरा। अब बच्चा इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या है। आपने इतने सरल तरीके से देखी विभीषण भय अधीर रहा, विभीषण अधीर हो गए, और आप इतने सहज ढंग से कह रहे, लग रहा है जैसे विभीषण का नाश्ता आया हुआ। रावण रथी रथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, नाश्ता होके अगले आया है। आपके टोन में कोई फर्क ही नहीं है। और विभीषण चिंतित है कि रावण रथ पे है, विरथी रघुवीरा, और राम बिना रथ पे धरती पर खड़े हैं। ये बराबर की लड़ाई कैसे हो? एक रथवान है, एक रथी है, एक विरथी है। तो ये विभीषण की चिंता है, और आपके शब्दों में, आपके चेहरे पर चिंता झलक ही नहीं रही। तो आपके श्रोताओं के चेहरे पर चिंता कैसे छलती है? आप कोई करुणा की कविता सुना रहे हैं, आप निराला के सरोज स्मृति को पढ़ा रहे हैं। निराला की बेटी का नाम सरोज था, और निराला एक ऐसे हिंदी साहित्य के कवि हुए जिन्होंने साहित्य में जो नाम कमाया वो पारिवारिक तौर पर हमेशा उन्होंने दुर्दिन ही झेला और दुखी ही रहे। कुछ उनका परोपकारी स्वभाव, कुछ अखड़ और स्वाभिमान। बेटी की शादी कर दी, और दुर्भाग्य ये कि तपेदिक से निधन भी हो गया, और इलाज के पैसे उनके पास नहीं थे। तो सरोज स्मृति पढ़ना चाहिए आदमी में। जब लगे कि आज आप नीरस हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, आप सरस नहीं हैं, आप मोबाइल देखते देखते एक ही कंटेंट को बार बार आप देख रहे हैं, कुछ बचा नहीं। पता नहीं आप लोगों को मोबाइल कितना बढ़िया लगता है। कभी हम लोग बात कर रहे थे क्या मोबाइल के कंटेंट हम लोगों को नए नहीं लगते, सब पुराने ही लगते हैं। प्रेजेंटेशन तो भिन्न होता है, कंटेंट वही होता है, अब रिपीट करता है तो देखने का मन भी नहीं करता। तो जब मन डूब जाए मोबाइल जैसी गंभीर किताब से, तो कभी कभी किताब भी पढ़ लिया करें। किताबों में भी बहुत कुछ है जो अनछुआ, अनजाना है, अनपहचाना है, बड़ा मजा आता है। आप राम की शक्ति पूजा निराला की किताब है, सरोज स्मृति निराला की बड़ी लंबी कविता है, पढ़ लिया करें। लगेगा कि अभी आप जिंदा हैं और आदमी ही हैं, मशीन नहीं बने। लिखते हैं निराला की धन्य में पिता निरर्थक था,
जो तेरे हित कुछ कर न सका। धन्य अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं ऐसा निरर्थक पिता था कि तुम जैसी बेटी के लिए अपनी जिंदगी में मैं कुछ कर भी नहीं पाया, तुम्हारी जान भी मैं नहीं बचा पाया। वो उसके निधन के बाद। तो ऐसी पंक्तियां जब आप पढ़ते हैं और पूरे क्लासरूम में पिन गिरने तक की आवाज यदि आ जाए तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपका हर श्रोता आपसे कनेक्टेड है और निराला के दर्द को महसूस कर रहा है। और निराला के दर्द को महसूस करने के लिए एक शिक्षक के साथ साथ आपको एक पिता भी होगा। तब आप महसूस करेंगे एक पिता का दर्द अपनी बेटी को बीमारी से बचा नहीं पाने के लिए क्या होता है। लेकिन जैसे ही आप ये महसूस करेंगे कि मैं शिक्षक हूँ और वो राम प्रसाद सिंह का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, तो मेरे थप्पड़ उस पर जरूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही महसूस होगा कि वो राम प्रसाद सिंह का बेटा है लेकिन मेरे क्लास में बैठा है तो आज मेरा बेटा है, इसको दर्द होगा तो मुझसे ही कहेगा, प्यास लगेगी मुझसे ही कहेगा, बुखार होगा मुझसे ही कहेगा, अपने पिता से कहने नहीं जाएगा। तो वो जो पितृत्व भाव एक शिक्षक होने के नाते आपके मन में आएगा, वो जो पीड़ा आप महसूस करेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे उसके घर फोन करने के लिए। लेकिन वो भाव यदि मर रहा है आपके अंदर से, यदि वह भावना खत्म हो रही है तो तय मानिए एक समय आएगा जब आपको अपनी संतान के प्रति वह भावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि 8 घंटे तो आप बिना भावना के और 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिए, 16 घंटे, 4 घंटे आपने घरेलू काम में निकाल दिए, 20 घंटे, तो 4 घंटे की भावना लेकर कितना जिंदा रहेगा। आप 24 घंटे के भावनावान पुरुष है ना, आप में भावना है, आप में सोचने की क्षमता है, आप में विवेक है, तब ना आप आदमी है, वरना आप पशु हो जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण। साहित्य संगीत और कला, साहित्य संगीत का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। दूसरों के कल्याण को सोचना ही साहित्य है। और जिंदगी में झंकार हो, जिंदगी में लहर हो, जिंदगी में हंसी हो, जिंदगी में फुहार हो, वही तो संगीत। तो इन दोनों चीजों को यदि आप अपने बच्चों से जोड़ देते हैं, बच्चे आपके क्लासरूम को, अब यहाँ बैठे लोग खुद को इवेल्युएट करें। हम लोगों के पास सूचनाएं आती रहती हैं, हम लोगों के पास सूचनाएं आती हैं कि कौन मेरा शिक्षक कैसी क्लास कंडक्ट कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ बात भी नहीं करते। हम लोग बस ये सोचते हैं कि इतना खराब समय आ गया है कि 30, 32, 40 साल की उम्र में उस आदमी की जिंदगी से हंसी निकल गई, उस आदमी की जिंदगी से खुशी निकल गई। 40 साल में उस मेरी शिक्षिका या शिक्षक ने कितना तनाव ले लिया कि 40 मिनट के पीरियड में उसे मारने की नौबत आ गई। हमें उस शिक्षक पे तरस आती है, दया आती है, क्रोध बिल्कुल नहीं आता है। सोचने लगते हैं कैसी जिंदगी उसकी कट रही है कि 40 मिनट भी वह हंसी खुशी नहीं गुजार सकता क्लास में, कैसे पूरी जिंदगी काटेगा वो। ये सोचते हैं। इतना तनाव, इतनी परेशानी, इतना संकट कि 40 मिनट के क्लास में भी मारने की नौबत आ गई। और बच्चे ने किया क्या? थोड़ा सा शोर किया होगा, थोड़े से कहीं कुछ आपके ट्रैक से बाहर गया होगा या कुछ गलत बनाया होगा। तो क्या हमने अपने रिमोट को बच्चों के हाथ में दे दिया है कि बच्चे प्लान करते हैं कि आज खाना सराएंगे और उनको हम मजाक बनाएंगे और हम चिल्लाने लगते हैं। तो हमसे ज़्यादा होशियार वो बच्चा है जिसने हमारे रिमोट को अपने पास रखा है। और जब रिमोट दबाता है हम क्लास में उछलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं या फिर हंसने लगते हैं। क्या कर रहे हैं? उससे 2 गुनी 3 गुने उम्र के हैं। रिमोट हमारा बच्चा चला रहा है। शादीशुदा मेरे दोस्त हैं, घर पे पत्नी रिमोट चला रही है। क्या हमारी जिंदगी क्या है? स्कूल में बच्चा चला रहा है, घर में पत्नी चला रही है, बाहर में बॉस चला रहा है। हम कब अपनी जिंदगी चला रहे हैं? हम तो अपनी जिंदगी कभी नहीं चला रहे हैं। और कहते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश कुमार पाठक है। ये किसने दिया? तो पिताजी ने। नौकरी में क्या करते हैं? तो 100 रुपया देते हैं। और घर पे क्या खाते हैं? पत्नी जो बना लेती है। और कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे जो पढ़ाने देते हैं। कौन बात की उमेश कुमार पाठक है? आप केवल आधार कार्ड में नाम लिखवाने के लिए हैं। आप क्या हैं?
आपकी भूमिका क्या है? आपको 6 शिक्षकों के नाम याद हैं, 8 शिक्षकों के नाम याद हैं अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान। आप कल्पना करिए, तो आपने यदि 10 बैच निकाल दिया है तो कितने बच्चों को आपके नाम याद है? कितने बच्चे आपको याद करते हैं? आपने यदि एक बैच में हर साल 40, 50, 100 बच्चों को निकाला है, और यदि 15 साल या 10 साल का ही आपका करियर है तो 1000 बच्चों को आपने निकाला है। 1000 बच्चों में 100 बच्चे आपको नाम को जानते हैं कि नहीं? ये भी जानने की कोशिश करिए। और यदि जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं? मरखावा मास्टर साहब, टाइम काटने वाला मास्टर साहब, समय बिताने वाला मास्टर साहब, गलत नंबर देने वाला मास्टर साहब, कॉपी नहीं देने वाला मास्टर साहब, पेपर आउट करने वाला मास्टर साहब, कौन मास्टर साहब? आपकी श्रेणी क्या है? यानी बड़े अच्छे मास्टर साहब, बड़ा कायदे से पढ़ाने वाले मास्टर साहब, बड़े योग्य मास्टर साहब, बड़े अच्छे से रहने वाले मास्टर साहब, कौन मास्टर साहब? आपकी पहचान क्या है? किस रूप में आप जाना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के बीच में? ये तो आपको तय करना है, और ये तय होगा आपके शिक्षण से, आपके स्टाइल से, आपके कौशल से। वही ना आपकी गतिविधि है। आप क्लासरूम में आपकी गतिविधि क्या है? बच्चों पर केंद्रित गतिविधि में राम लक्ष्मण संवाद पढ़ाने के दौरान आप हाफ टी शर्ट, टाइट जींस और खूबसूरत जूते पहन के गोस्वामी तुलसीदास और राम के धर्मपरायण चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। मुझे आपके वस्त्रों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप रामचरितमानस किन वस्त्रों में व्याख्यायित करते हैं तो शेक्सपियर के नाटकों को किन वस्त्रों में वर्णित करेंगे? आप डैफोडिल्स पोएम कैसे पढ़ाएंगे और किन वस्त्रों में पढ़ाएंगे? आपको तो ये तय करना होगा कि आपके परिवेश और आपका परिधान दोनों में तालमेल है अथवा नहीं है। हमारी क्लास की बच्ची बड़ी उदंड है, हमेशा फिल्म और रील की बातें करती है, और जैसे ही वह रील की बात करती है वैसे ही मैं पहचान लेता हूँ कि ये रील किसने बनाया है। समानता तो दोनों में है। वह रील की बातें करती है बच्ची होके, मैं रील पहचान लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? रील वो भी देखती है, रील मैं भी देखता हूँ, वरना मैं पहचानता ही नहीं कि कौन इसको किसने बनाया। लेकिन यदि मैं पहचान लेता हूँ रील, मेरा भी शौक रील बनाना है, मेरे विद्यार्थी का भी शौक रील बनाना है, तो फिर किस आधार पर मैं कहूँ कि तुम वहाँ बैठो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा? हम दोनों तो पैरेलल खड़ा होंगे। और यदि रील बनाया भी हमने तो हमारा कंटेंट भी वही है जो 14 साल के लड़के का कंटेंट है, और हम 44 साल में रील बना रहे हैं, तो 30 साल धिक्कार है। तब या तो हम 14 के हो जाए, वो 44 का हो जाए, क्योंकि हमारा कंटेंट तो फिर एक ही है। तो इस जो एक गैप है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा का तो पालन करना ही होगा, क्योंकि हमने ये पेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि हमने ये पेशा चुना है। किसी ने जबरदस्ती इसमें धकेल दिया होगा, किसी ने जबरदस्ती बांध दिया होगा, और बांध के कहता है बस इसी पेशा में आपको रहना है, तो बात समझ में आती। हमने ये चुना है, तो जब हमने ये चुना है तो हमारे कपड़े मॉल में पहनने जाने वाले किसी सेल्समैन की तरह क्यों होने चाहिए? हमारा आकर्षण उन कपड़ों के प्रति क्यों होना चाहिए? हमने इसे चुना है, उसने उसको चुना है, उसको वो अपने कपड़े पहन रहा है और मैं भी उसी के कपड़े पहन रहा हूं। मैं अपने कपड़े क्यों नहीं पहनता? मैं उसकी तरह आचरण क्यों करता हूं? वह भाषा ही क्यों बोलता हूं जो मॉल का लड़का बोलता है? बल्कि हमसे तो अच्छा बोलता है, मैडम मैडम कहता है। वो लड़की जो सामान खरीदने बेचती है वो भी मैडम मैडम कहती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अंदर बड़ी माने आत्मसंतुष्टि होती है कि क्लासरूम के बाहर भी मुझे लोग मैडम के नाम से बुला रहे हैं और कोई मुझे सर कर रहा है। क्या मैं सर की भूमिका में यहाँ से बाहर हूँ कि नहीं, ये तो मुझे तय करना है। मेरे लड़के यहाँ मुझे सर कहते हैं, मैं उन्हें आदर्श की शिक्षा देता हूँ, और मेरा ही बच्चा मुझे पेड़ के नीचे गोलगप्पे की दुकान पे पूरी उत्सुकता और आतुरता के साथ मुंह खोल करके
गोलगप्पे रखते हुए देखता है। और मैं उसे यहाँ क्लासरूम में जब खाने का चैप्टर पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि कितना मुंह खोलना चाहिए, सेहत के लिए क्या नुकसानदायक है, और उन नुकसानदायक चीज़ों की सूची में मैं उसको रख देता हूँ। हाइजीन की जब बात करता हूँ तो बताता हूँ कि क्यों ये अनुपयोगी है, क्यों स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और मेरा ही बच्चा मुझे वहाँ खड़ा देखता है। अब जो मैं कह रहा था कि बच्चे सपने नहीं देखते, बच्चे कल्पना नहीं करते, बच्चे यथार्थ में जीना चाहते हैं। अब वो किसको सच मानेगा, वह जो अपने बोर्ड पे लिखा था या वह जो अपनी नंगी आंखों से वह देख रहा है? सच क्या है? और बच्चा 7 साल का है, घर पे माँ कह रही है कि ये कभी नहीं खाना है, ये बुरा है। वो कहता है मेरी टीचर खाती है, मैंने देखा है, अब कल आना मुझे लेने के लिए तुमको भी दिखा देंगे। माँ क्या करे, किसको सच माने, जो वह कह रही है सो, या जो टीचर कर रही है सो? किसको सच माने? तो ये गतिविधि जो है, शिक्षण की गतिविधि, सर स्लाइड बनाया, ये चुनौतियां देखिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से कम उपयोगी, इससे सभी सहमत हैं कि परीक्षा में जो आप क्लास में उदाहरण देते हैं, जो गतिविधि कराते हैं, वह कम उपयोगी है। लिखा गया है कम उपयोगी, अनुपयोगी नहीं, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका में पाठ को समझा देना महत्वपूर्ण होता है। भाषा की बच्चे की अपनी हो जाती है व्यक्त करने की, तो यदि आप कायदे से किसी गतिविधि के माध्यम से यदि उसको पढ़ा देते हैं, काउंटिंग सिखा देते हैं, क ख ग घ लिखना सिखा देते हैं, उन शब्दों से शब्द बनाना सिखा देते हैं, तो बात पूरी हो जाती है। जैसे एक जगह देख रहे थे, एक बच्चा पढ़ा, तो उसको टास्क मिला था कि कोई एक शब्द लिखो और उसमें से लेटर हटा के 2 शब्द कम से कम जरूर बनाओ। कोई एक शब्द लिखो और उसमें से कोई एक लेटर या 2 लेटर हटा दो और फिर 2 शब्द बनेगा। बच्चे ने बताया ब्रिंग, बच्चे ने बताया ब्रिंग, और फिर बी को सर्किल करके बताया रिंग। तो ब्रिंग के साथ उसने 2 शब्द सीखे, रिंग और रिंग सीखा। बच्चे ने लिखा स्विंग, इसको सर्किल किया, विंग बताया, स्विंग और विंग। आप ऐसे अन्य शब्दों की भी तलाश, यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप उस तरह की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, तो 15, 20, 50 शब्दों का संकलन कर सकते हैं, बच्चों को बनवा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं, और इस तरह उनका शब्द ज्ञान भी बढ़ता है। और एक स्पेलिंग याद करते हैं तो 2 शब्दों की जानकारी उन्हें हो जाती है। लेकिन इसके लिए एक शिक्षक होने के नाते जो आपकी दृष्टि है ना, वो बड़ी पारखी होनी चाहिए। ये बड़ी अहम है। निबंध जो लोग हिंदी या अंग्रेजी में लिखवाते हैं, निबंध के लिए आप विषयों का चयन कैसे करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी यदि आप 8वीं और 9वीं क्लास में रंगों का त्यौहार होली और हमारा प्रिय पर्व राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस में अटके हुए हैं, तो फिर समझिए कि आप बहुत पीछे हैं। आज की जितनी परीक्षाएं हैं, ग्रेजुएट लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की, उसमें जो निबंध लिखने हैं आधुनिक जीवन, समाज, शैली, संस्कार, समस्याओं पर आधारित है। तो बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए आप होली मत दीजिए, होली को क्लासरूम में कराएं, लेकिन इसके साथ समाज की जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उन पर भी उसको बोलना सिखाएं, लिखना सिखाएं। तो उसकी जो चुनौती ये है कि परीक्षा के लिए कम, ये एक दिन इसमें से कम निकल जाएगा और हो जाएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी, क्योंकि आपने शिक्षण वैसा किया है। विशिष्ट क्षमता वाले छात्रों को परेशानी, कोई मेरे दोस्त कहेंगे कि क्या ये पॉइंट बिल्कुल सही है या आधा सही है? क्या गतिविधि शिक्षण से जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लड़के होंगे, उनको परेशानी हो जाएगी?
गतिविधि शिक्षण से? क्या लगता है? ABL से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से कोई तेज तर्रार बच्चा अपने को उपेक्षित महसूस करेगा? और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्यों करेगा? कोई मेरे दोस्त बताए। हाँ, दूसरा माइक नहीं है। हाँ सर, एक्टिविटी बेस्ड जो पठन पाठन है वह बच्चों के लिए उपयोगी जरूर, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कितना कंटेंट एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पढ़ना है। कम जानकारी अगर हमें उपलब्ध करानी है, लिमिटेड नॉलेज देना है, तो शायद बच्चे उसको पूरा आनंद के साथ सीखें और उनमें टैलेंट बढ़ेगा। परंतु आज के इस कॉम्पिटिटिव एज में बच्चों को अधिक स्टफ की जरूरत पड़ती है, और जिस तरह से कंटेंट अगर ज़्यादा है और बच्चे को हर बात को एक्टिविटी बेस्ड बना के अगर पढ़ाया जाए तो शायद वो अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इसमें उनको कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में आगे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस खास करके जूनियर्स के लिए ज़्यादा कारगर है, जहाँ उनको कम ज्ञान प्राप्त करना है और उनके लिए मनोरंजन प्रकार की जरूरत है। लेकिन बड़े क्लासेज में इसकी जो पठन पाठन इस तरह की, उसमें सीमित सिलेबस दिया जाता है, ताकि वह सीमित सिलेबस के माध्यम से कुछ एक्टिविटी बेस्ड सीखें और कुछ अपने स्टाफ को भी वो ग्रहण कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि बड़े क्लासेज में प्रैक्टिकल के लिए सर्टेन सिलेबस होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल क्या है, एक एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी है, तो अगर सारे सिलेबस को एक्टिविटी बेस्ड बना दिया जाए तो वैसी परिस्थिति में बच्चे उस सिलेबस को कोप अप नहीं कर पाएंगे और उनको भविष्य में नुकसान हो सकता है। यही मुझे लगता है। धन्यवाद सर। यही उसका भाव भी है, क्योंकि एक्टिविटी की जो अवस्था है वह 5वें वर्ग के तक या 5वें वर्ग के नीचे तक है, क्योंकि उदाहरणों और क्रियाओं से बच्चों को उन चीज़ों का एहसास और बोध होता है। ऊपर के क्लास में बच्चे उन चीज़ों को पहचानते हैं, अब उनको परखने और आजमाने की बारी आती है, और नीचे के क्लास में उन्हें समझने की बारी आती है, उन्हें जानने की बारी आती है। एक कथा है, अग्नि और श्वेत केतु की कथा है। तो श्वेत केतु विद्यार्थी पुत्र का नाम है और अग्नि पिता का नाम है। कथा है कि शुरुआती दिनों में जब उन्हें किशोर उम्र में उनका पुत्र पहुंचा, तो 3 साल के लिए अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। 3 साल में वह लौटा तो पूछा अग्नि ने कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुमको? अब सब कुछ पढ़ के आ गए? बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप मुझसे जो पूछे मैं सब बताऊंगा। और पूछा भी, बताया। गुरुजी ने अपने पुत्र को फिर से उसी गुरुकुल में 5 साल के लिए रख दिया। 5 साल बाद आया तो पूछा कि अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? बोला कि अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी है, अब थोड़ी परेशानी बढ़ रही है, कुछ चीज़ों में डाउट है, आप समझा दें। 10 साल के लिए भेज दिया। लौटा, अब बोला कि परेशानी के सिवा कुछ बचा ही नहीं, हर लाइन में समस्या ही, जितना पढ़े हैं सब में प्रश्न ही खड़ा हो रहा है। ये कौन फेज था? क्या वही फेज था जिस फेज में उसे पहले फेज में बताया गया था कि आकाश का रंग नीला होता है और आकाश में तारे निकलते हैं? अब वह तलाशने लगा था कि आकाश नीला ही क्यों होता है, आकाश पीला क्यों नहीं होता, आकाश में ही तारे क्यों निकलते हैं, तारे पेड़ों पर क्यों नहीं निकलते। मतलब अब उसकी जो दृष्टि थी वह अन्वेष की हो गई थी, खोज की हो गई थी, और इसके पहले उसने केवल स्वीकार कर लिया था। जो आपने कहा उसको उसने स्वीकार किया,
लेकिन अब जब उसमें पूरा अवगाहन किया, उन चीज़ों को पूरे अच्छे से समझा, तो उसे लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इस तरह भी इसको सोचा जा सकता है क्या। तो आदमी जितना ज़्यादा गंभीरता से चीज़ों को अध्ययन करे, पांचवें दर्जे तक बच्चों को आप क्रियाएं और गतिविधियाँ करेंगे, वो समझेगा उन चीज़ों को। ऊपर के क्लासेस में अब उन चीज़ों से उसका वास्ता हो चुका है, अब नए तरीके से कुछ आप कहेंगे, कुछ वो भी कहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर स्वयं लिखो, नए चीज़ों की तलाश स्वयं करो, प्रयोग खुद करो, क्योंकि अब उन चीज़ों को पहचान गया है, अब नया निर्माण करने की अवस्था में धीरे धीरे आने लगा है। कोलाहल युक्त है, गतिविधि शिक्षण में कोलाहल होता है, ये उसकी चुनौती है। जिसे क्योंकि चुनौती या समस्याओं को तलाशना है, तो हम कहेंगे कि उसमें कोलाहल तो जरूर होता है, क्योंकि एक साथ 30-32 बड़ी संख्या में सामूहिक उसमें भागीदारी होती है, तो कोलाहल तो होता है। लेकिन अब सोचना है कि वह कोलाहल सकारात्मक है कि नकारात्मक है। यदि कोलाहल सकारात्मक है, तब तो कोलाहल को स्वीकार और बर्दाश्त किया जा सकता है, और यदि कोलाहल नकारात्मक है, मोहल्ले में दो लोगों के बीच में होने वाली शानदार लड़ाई और मोहल्ले में चिल्ला चिल्लाकर गाई जाने वाली भगवान की आरती, एक कोलाहल है और दूसरा स्वीकार करने लायक। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता पर निर्भर करेगा यह चुनौती कैसे बनती है। गतिविधि और औपचारिक शिक्षण के बीच संतुलन, जो हेमंत सर ने कहा, ऐसा नहीं हो कि केवल गतिविधि ही होती रह जाए और जो मूल पाठ है, मूल शिक्षण है, वो पीछे छूट जाए। उसका एक सिलेबस हो, उसका एक प्रावधान हो, सप्ताह में 1-2 वर्ग उसके लिए निर्धारित हो, जिसमें हमने चैप्टर को छांट लिया है कि इतने चैप्टर्स को गतिविधि से पढ़ाएंगे, इतने चैप्टर्स को थियोरेटिकली शास्त्रीय तरीके से पढ़ाएंगे। और प्रबंधन की नाराजगी, पता नहीं कहां से खोज के लाए हैं प्रकाश सर ये पॉइंट। प्रबंधन तो नाराज होता ही होता है, तो इनका खुद का अनुभव लगता है कि है, लेकिन प्रबंधन नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि इसका आउटपुट शायद नहीं है। और उसकी वजह ये है कि अभी जो एक्टिविटी कराएंगे सेकेंड सेशन में प्रकाश सर, उसमें आप बात भी करेंगे, उसमें आप हंसेंगे भी, उसमें आप लिखेंगे भी, उसमें आप खड़ा भी होंगे, 1-2 बाहर भी जाएंगे, तो कैमरे की निगाह से लगेगा कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब ये शिक्षक की कोई भूमिका ही नहीं है, शिक्षक तो क्लास में कुछ नहीं कर रहा है और बच्चे अपने मन के काम कर रहे हैं। जिसको बात करना है बात कर रहा है, जिसको लिखना है लिख रहा है, जिसको हंसी मजाक करके वो कर रहा है, बाहर घूम रहा है, जबकि वो उनके काम का हिस्सा है और शिक्षक फिलहाल उसको निरीक्षण कर रहा है, उसके नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं। तो प्रबंधन को लगता है कि इसका आउटपुट जो है वो नहीं आ रहा। बोरा सिलने के तरीके आप बोर्ड में बता रहे हैं और अपने सभी छात्रों के बीच में आपने सूत्र ही बांट दिया है, तो प्रबंधन को तब तक लगेगा कि ये काम गलत हो रहा है जब तक उसे बोरा दिख नहीं जाता है। लेकिन उस बोरा बनने की प्रक्रिया में जितना समय लगा, सूत्र काटना, सूत्र बांटना, सूत्र को मिलाना, बोरे के रूप में देना, ये तो तब तक निरर्थक ही लगता है। तो संबंधित शिक्षक को ये उसके कौशल पर निर्भर करता है कि कैसे अपने गतिविधि को भी वह सिलेबस का हिस्सा न केवल बनाता है, बल्कि उसको अनिवार्य और अपरिहार्य प्रबंधन के लिए भी साबित कर देता है। आज हम सब इतने यहाँ बैठे हैं, अभी चॉकलेट चला, एक आसमधी, कहीं कुछ और चले, राजगढ़ का बैठता है, तो जो ये आसमधी है, माननीय प्रसाद महोदय को बधाई, क्योंकि कल ट्रेनिंग चलेगी तो हमको लगता है कि मेन्यू तो रिपीट होगा नहीं, तो कौन जानता है, आज छोटा होता है कल कहीं इसमें बात आ जाए, थोड़ा तो बड़ा सही। तो ये जो आस है, ये हमारे लिए, आपके लिए, प्रसाद महोदय के लिए, सीबीएसई की नज़र में सब कुछ बड़ा उपयोगी है। हालांकि
यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने 150 अपना पूरा कर दिया है, कुछ लोग 250 वाले इस सेशन में पूरा हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये कहना पड़ता है कि क्लास में मारे मत, क्लास में मुस्कुरा के जाएं, चेहरा पर ताजगी रखें, हंसते हंसाते रहें, पढ़ते पढ़ाते रहें और 2 बजाते रहें। लेकिन पता नहीं क्यों 8 दिन 10 दिन के बाद हम लोग इतना घबरा जाते हैं, जबकि 10 दिनों में आलू की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन हमारे चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है आप समझ नहीं पाते हैं। ना आलू की कीमत बढ़ पाती है, ना बैगन वहीं खड़ा रहता है जहाँ बेचारा आता है 40 पर खड़ा है, लेकिन हम लोग 10 दिन में खड़ा जाते हैं। अभी हम लोग को प्रचार करने चिंता इस बात की है कि छुट्टी नहीं मिलेगा तो हम लोग फ्रेश कैसे होंगे नया सेशन में पढ़ाने के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ्रेशर मशीन है, हम लोग उसमें डाला जाएगा 3 दिन के लिए, अब तो हम लोग निकलेंगे तो टटका होके। अभी हम लोग की चिंता ये है, हम लोग इस तनाव से जूझ रहे हैं कि ये 27-28 तो निकल जाएगा, 1 घंटे में अब फ्रेशर मशीन में गए नहीं, आदमी वो प्रिंट आ जाएगा। इससे होगा तो ये तनाव की चीज नहीं है। हमने जो दायित्व लिया है कि कैसे होता है। आज इधर मंदिर वाले बाजार में, कल निष्पत्ति चौक वाले बाजार में, परसों प्रसाद पेट्रोल पंप के सामने वाले बाजार में, तरसों हथुआ मार्केट, अगले दिन सलेमपुर वाले बाजार में। मन है कि थकने को तैयार ही नहीं है। और मनोज तिवारी ने 6 पीरियड दे दिया, मन पहले ही दिन से थक के चकनाचूर है। ये कौन मन है कि हम नहीं समझ पाए, कैसा मन है। जेब में पैसे नहीं है तो भी बाजार जिंदाबाद, हैं तो भी बाजार जिंदाबाद, और ये दोनों जिंदाबाद जहाँ से होता है वहाँ पैर ही नहीं चलते। ये कौन जिंदाबाद है? सही बात, ये तो अजीब जिंदाबाद है। गतिविधि आपकी झलकती है। 7 बजे हमारे अच्छे सर के सबके जान पहचान के हैं, डॉक्टर पांडे हैं, आँख देखते हैं, उनके यहाँ हम लोग जाते हैं तो कभी कभी हम उठ जाते हैं देखने के लिए कैसे कैसे आँख वाले आते हैं मरीज, आँख में क्या क्या बीमारी हो सकती है तो पता किया जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर सुबह उठते हैं ना तो आँख दर्द करता है, आँख में बड़ी मुश्किल आती है। तो वे कहते हैं आप उठिए, पहले यहाँ से जाइए, तो आप यहाँ से पहले उठिए और आप यहाँ से जाइए, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप यहाँ से जाइए। पूछता है क्यों? कहते हैं कि रात भर 8-9 घंटा आप सोए आँख बंद करके और उठे तो आँख दुखने लगा, आपका इतना आँख थकान झेल लिया, सोने में आँख आपका थक जाता है। दिन में थके 12-2 बजे 4 बजे थके तो बात समझ में आती है, रात भर आँख बंद रहा, सुबह उठते ही दर्द शुरू हो गई। हमने एक दिन को कहा कि आप समझते नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल का मास्टर होगा, आपको बुझाई देखा है, पहले उसका पता पूछ लीजिए तो आप डांटिए ना तो गुस्सा जाए। क्योंकि 8 बजे स्वर बुलाएं, 7 बजे स्वर बुलाएं, हम लोग ऐसे मुंह लेके आता है जैसे स्कूल नहीं है, जी बहुत खाना होगा। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखती है। अब पूछा जाए कि आधा घंटा और लेट आइएगा, हाँ बहुत काम छोड़ के आए हैं, आधा घंटा और मिल जाता ना तो बहुत बढ़िया, 8:30 हो गया, आइएगा 9 बजे से हो जाता तो और मजा आता। अरे कौन मजा लेना चाहते हैं आप? यहाँ आपका जरूरत है, घर आप बेचारे उठाने के लिए। गतिविधि जो है वो आपकी दिखती है, आप हंसते हंसाते रहते हैं, अपने बच्चों के बीच में हंसते हंसाते रहते हैं तो आप सेहतमंद रहते हैं। लेकिन घर में सब्जी काट के आए हैं ये सोच के कि जाएंगे तो बनाएंगे, तब तक सब्जी पानी में नहीं डाला है, खराब हो जाएगा। ये तनाव बच्चे पर काहे डाल, जिसको खाना है वो अपना सोचेगा। ये क्यों काम कहने का मतलब ये कि हमें जो काम मिला है उस काम को यदि पूरी रुचि और आनंद से यदि हम कर रहे हैं तब तो हम उस काम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और यदि हम
लोग इस ब्लॉक में बैठे हैं, इस ब्लॉक वाले लोग तो करिश्माई व्यक्तित्व हैं, तो कुछ लोगों को पढ़ाने को करें और कुछ लोगों को सहेली बनाने को। अभी हम लोगों में उतनी गहरी क्षमता नहीं आ रही, हम हैं तो होने में नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों में जितनी क्षण जाती है, जितनी बन जाती है, कभी कभी दिखता है। जितने कायदे से बच्चे हेड डाउन की तरह डिसिप्लिन में भी हेड डाउन किए रहते हैं, और दो भद्र महिलाएं इतने अच्छे से बात करती हैं शांतिपूर्वक, मन प्रसन्न हो जाता है दृश्य देख कि यह जो वर्ग कक्ष है कितना अनुशासित है, दो ही बात कर रहे हैं, अब बाकी बेचारे ना सुन पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। अब कोई हिम्मत कर दिया गर्दन उठाने का तो इतनी चौकस नजर है कि फट से उसको डाल के मिल जाती है बेचारा। ये अद्भुत दृश्य जो है, यह गतिविधि शिक्षण में कौन प्रकार है पता नहीं चल पाता। ये कौन गतिविधि चल रही है जिसमें दो ही गतियां हो रही हैं, दो आदमी के बीच, और 32 गतिविधि वाले सोए। और शिक्षक, हम कह रहे हैं कि शिक्षक सूत्रधार है, बच्चों से गतिविधि कराना है, तो कौन गतिविधि है? तो बाद में हम लोग कोई गार्जियन आ जाता है तो हम लोग को बताना पड़ता है कि देखिए वो आपके बच्चे को नींद कब आती है ना? हाँ रात को तो लेट से सोता है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, हाँ देखता है, वही सोने का प्रैक्टिस कराना है, टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा। गतिविधि के अंतर्गत उसको लाना पड़ता है कि रोज रोज थोड़े होता है, आज गतिविधि शिक्षा पे हुआ है। अब ये पूरे विधियां हैं, जिन विधियों से अब इसमें आप खोलिएगा वो वाला तो नहीं मिलेगा, अभी हम बताएंगे। पाठ्य हम तो पिला रहे सब को, पाठ्य पुस्तक विधि ये हम अपनाते हैं क्लास में, चाहे वो पहला हो, नर्सरी हो, क्लास 10 हो, 11 हो, इसको हम अपनाते हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में पूरी भूमिका शिक्षक की ही होती है। वह विषयों को कैसे व्याख्यायित करता है, विषयों को कैसे बताता है। और प्रकाश सर हैं, इनके कान तरस गए कि हम क्लास 1, 2, 3 में अपने टीचर को बोलते हुए सुने कि 40 मिनट के पीरियड में कोई टीचर 20 मिनट बोल रहा है, वो व्याख्यान विधि है। हम राम एक आदर्श बालक थे, ये बताने के साथ हमारे धार्मिक संस्कार में जो दूसरे आदर्श बालक हैं, यदि उनकी कहानियों की भी हम चर्चा करेंगे तो हमारा 40 मिनट का पीरियड भी खत्म होगा और बच्चे राम के साथ कुछ और नाम भी जान जाएंगे, उनके चरित्र भी जान जाएंगे और हमारी व्याख्यान विधि सफल भी हो जाएगी। तो शिक्षकों को क्लास में अपने छात्रों को आकर्षित करने के लिए व्याख्यान विधि बहुत जरूरी है। उसका अगला लाभ ये होता है कि व्याख्यान देने के बाद हम अपने छात्रों को खड़ा करके उनसे क्या उन्होंने समझा ये पूछ सकते हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों की व्याख्यान शैली जो है वो बेहतर हो जाती है, उसको भी बोलने आ जाता है और हमको समझाने आ जाता है। योजना विधि, योजना क्या है? तो 3 ही हमको ऐसा लगता है कि 3 प्राणी धरती पर हैं जो योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। जानते हैं कौन कौन? एक शिक्षक, दूसरा दर्जी, तीसरा राजमिस्त्री। मनोज सर को कह रहा हूं, इन तीनों के पास योजना होती है। शिक्षक ने जाने के पहले तय कर लिया है कि 2.5 पैराग्राफ से आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे टाइम कितना बचना है। तो प्लान है 2.5 पैराग्राफ बढ़ेगा, उसी दौरान अपना देखते रहेगा टाइम, लड़का को डांटना है, टाइम पढ़ना पढ़ाना, 2.5 पैराग्राफ, समय कितना हो 2.5 पैराग्राफ। दर्जी टाइम जो दे देगा
उस टाइम पे रेडी नहीं रहेगा, या तो काज बाकी ना तो बटन बाकी ना तो कुछ ना, नहीं तो कुछ नहीं तो डॉक्टर बैठिए वहाँ से मंगा के दे रहे हैं। तो योजना उसकी तो है कि आपके जाते आपको सामान नहीं मिलेगा। और आज मिस्त्री ने तय कर लिया है कि 12 रंगा मुझे जोड़ना है, तो आप उतनो मटेरियल दे दीजिए, वो 13 रंगा नहीं पड़ेगा। 12 फिक्स कर लिया है, 5 का घंटा सेट कर दिया है, तो 12वां पूरा होते होते 5 बजे। तो योजना विधि हमारी होनी चाहिए। ये तो मैंने ऐसे हंसने के लिए कहा, लेकिन एक शिक्षक की पूरी जिंदगी क्योंकि व्यवस्थित होती है, उसके पूरे कार्य योजनाबद्ध तरीके से होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि शिक्षक जो है अपने आचरण में यदि योजनाबद्ध नहीं है, अपने कार्यक्रमों में, अपने दैनिक क्रियाओं में योजनाबद्ध नहीं है, तो फिर वह शिक्षक भी नहीं, क्योंकि दूसरे लोग तो भाग कर ही रहे हैं। हम ही तो नियमित रूटीन में चलने वाले लोग हैं, हमारी ही नौकरी तो नियमित होती है। इतने बजे बेल लगेगी तो लगेगी, इतने मिनट का पहला पीरियड होगा तो होगा, इतना साल भर का सिलेबस है तो इतना ही है, इतने समय पर एग्जाम होगा तो होगा, इस तारीख को रिजल्ट होना है तो होना है। तो ये जो परिणाम है ये फिक्स है, इसकी योजना बनी हुई है, हमें बस उसको पालन करना है। समस्या समाधान विधि, समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में है। अब वो समस्या समाधान विधि हम केवल किताबों के प्रश्न पूछकर करते हैं बच्चों के साथ, कि कभी उनसे कोई पहेली पूछ ले रहे हैं, कभी उनसे कोई ट्रिक पूछ ले रहे हैं, कभी कोई कथा सुना के उसका मोरल लेसन पूछ ले रहे हैं, कोई सामान्य ज्ञान की कोई बात पूछ ले रहे हैं। तो उनसे के सामने हम छोटी छोटी समस्याएं रखेंगे और उनका वे समाधान करेंगे। सारे बच्चे उस गतिविधि में शामिल हो जाएंगे और हम चुपचाप उनसे कुछ एक सवाल करते रहेंगे। वार्तालाप शैली इसको सुकराती शैली भी करते हैं, मैंने उपदेश प्रवचन जैसा। तो हम अपने बच्चों को कुछ बताएं, कुछ सवाल करें और उनसे जवाब पूछें। अंग्रेजी के शिक्षक स्पेलिंग पूछ लें, सेंटेंस फॉर्मेशन पूछें। हिंदी के शिक्षक बच्चों से कभी कविता गवा लें, किसी कवि का नाम पूछ लें। विज्ञान वाले अपने तरीके से वैज्ञानिक क्या नाम, उनका आविष्कार या इत्यादि कुछ पूछ लें। तो कुछ पूछना और जो बच्चा नहीं जानता है उसका समाधान देना, या फिर दूसरे बच्चों को समाधान देना। हम लोग अंत्याक्षरी कराते हैं 2 भागों में बांट करके पूरे वर्ग को। हम लोग विषयों से जुड़ी हुई अंत्याक्षरी या अन्य प्रश्नोत्तरी करा सकते हैं, जिससे बच्चे लाभान्वित हो जाते हैं और सुन करके बाद में भी उनकी याद हो जाती है। आगमन विधि और निगमन विधि, यही तो हम लोगों को टाइम पर आता है। आगमन सुबह और निगमन 10 मिनट पहले से तैयारी शुरू। वर्ग में इसकी जो भूमिका होती है आगमन और निगमन की, वह ये है, कभी कभी बड़ा परेशानी खड़ी हो जाती है। मान लीजिए मेरे जैसा शिक्षक क्लास में पढ़ा के निकला है, तो मैं कैसे क्लास लेता हूँ आप समझ सकते हैं। और उसके तुरंत बाद विज्ञान के शिक्षक को आना है, जो एक गंभीर विषय है, उनको गंभीर बातें बताएंगे। मैं लिटरेचर का हूँ, मैंने हल्के फुल्के उदाहरण और रेफरेंस के साथ अपनी बात बताई। तो विज्ञान के शिक्षक के लिए चुनौती है कि वह क्लासरूम जो बहुत हल्के मिजाज का हो गया है, बच्चे जो बड़े रिलैक्स हो गए हैं, कंफर्टेबल क्लास में महसूस कर रहे हैं, उन बच्चों के मेंटल लेवल को फिर थोड़ा सीरियस बनाना, ये उनके लिए चुनौती है। तो क्लासरूम को चुनौती बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने चेहरे को खतरनाक बना लेना और अपनी जुबान को बहुत ही घातक बना लेना और ऐसे ऐसे चून के शब्द चलाना कि बच्चे को लगे कि रो रहे हैं। तीनों नहीं हो, आप वही रहो। आप ऐसा करते हैं कि बच्चे हंस रहे हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, कोई आराम से बैठा है, तो आप शुरुआती 5 मिनट उन बच्चों से ये पूछने में बिताएं कि भाई आपने जो पढ़ा उसमें ऐसा क्या मिला कि आपको इतना मजा आया। वो आपसे शेयर करेगा, आपको बताएगा 1-2 लड़के। तो अब आप अगले क्रम में पढ़ें कि अब तो लेकिन विज्ञान का विषय आ गया, हम लोगों को थोड़ा गंभीर होना होगा, चलो हम भी पढ़ाते हैं तो उन लोगों को उतना ही मजा आएगा, देखो आज मेरा ये टॉपिक है। तो वो बच्चा अब मेंटली तैयार हो गया कि अब हम लोगों को विज्ञान की ओर बढ़ना है। टॉपिक हमने लिखा, बच्चों को 2 मिनट का समय दिया, बुक निकाला या कॉपी निकाला, उस टॉपिक को 7-8 मिनट तक एक्सप्लेन किया और बच्चों में पूछा, विषय पर गए ही नहीं, उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके आसपास की चीज़ों को बताया। अब बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हो, जिसको भोजन की भाषा में स्टार्टर, आपने उसको स्टार्टर दे दिया।
अब 45 मिनट के क्लास में 15 मिनट में बच्चा आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल आपके दिमाग से पैरेलल हो गया है और आप पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। अगले 25 मिनट में आपको जो डिलीवर करना है डिलीवर कर जाएगी, क्योंकि उसके स्लेट पर मैं यदि रामचरितमानस, राम का चरित्र लिख के आया हूँ, तो जब तक आप उसके दिमाग रूपी स्लेट से वो चीज़ें मिटाएंगे नहीं, तब तक आप नई बात लिख ही नहीं पाएंगे। और मिटाने के लिए तो थोड़ा समय आपको लेना होगा अपने लिए सब। तो ये आगमन और फिर आप जब जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे प्रश्न में, ऐसी चिंता में बच्चों को डाल के मत जाइए कि बच्चा आने वाले समय में अगले क्लास में भी उसी चिंता में खो जाए। तो अगले 40 मिनट की भी समस्या आपको समझा के जाएंगे। तो आप अंतिम 3-4 मिनट में अपने क्लास को इतना एटीक, इतना नॉर्मल, इतना कूल और कंफर्टेबल बना दीजिए कि बच्चे को लगे कि जो आपने पढ़ाया उसमें मजा आए और फिर अगले क्लास के प्रिपेयर्ड हो जाए। वो एक बेहतर टीचर होता है जो अपने क्लास को अपने में बांध के रखता है और आने वाले टीचर के लिए प्रिपेयर्ड क्लास देता है। ये नहीं कि मेरे क्लास में जम के शोर हुआ, मेरा टाइम निकल गया, आने वाले समझेंगे पहले शोर से निपटे, फिर लोग हम पढ़ा के गए हैं उससे निपटे, तो अब अपना फरियाद में फरियाद है। हमको दूसरे के लिए भी माहौल तैयार करना है ताकि हम अपने लिए तैयार करें, दूसरों के लिए करें। 6 पीरियड लगातार होगा, पूरा स्कूल स्मूथ चलेगा, सारे क्लास स्मूथ चलेंगे। डाल्टन विधि, प्रदर्शन विधि, डाल्टन एक शिक्षा विज्ञान, उन्होंने शैक्षणिक क्रियाओं को क्लासरूम से बाहर ले जा रहे थे, क्योंकि जब ये विधि आई तब तक स्कूल और उसका मैदान जो आजकल सरकारी स्कूल में हो रहा है, पोषण वाटिका बन रही है सरकारी स्कूलों में, उस वाटिका में बहुत सारे सब्जियां और बाकी चीज़ें पाई जाती हैं। आप बच्चों को उनसे परिचय कराना चाहते हैं तो उनको दिखा के परिचय करा सकते हैं। आप किसी तरह की एक्टिविटी कराना चाहते हैं के बीच में ले जा करके करा सकते हैं। विज्ञान वाले लोग जो पौधा इत्यादि चित्र बनाते हैं, एक पौधा क्लास में लाके दिखा सकते हैं और उस पौधे की सारे चीज़ों को, अंग प्रत्यंगों को पहचानवा सकते हैं। बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि क्या रूट है और बाकी चीज़ें क्या, कैसे पनपती हैं, कैसे बढ़ती हैं। ग्रेजुअली आप उसको दिखा दें क्लासरूम में, बच्चा उसको समझ जाता है। मतलब कि बाहर, क्लासरूम से बाहर की एक्टिविटी। प्रदर्शन वैसे ही है, आप वो बोर्ड पर लिखें या लकड़ी का, प्लास्टिक का या किसी चीज़ को दिखा करके प्रदर्शित करें कि क्या है, इसको पहचान। किसी गेंद पर आप लिख करके 50 गेंद एक साथ एक बाल्टी में, एक टोकरी में रख दीजिए। बच्चों से कहिए कि किसी फूल को बनाओ इन शब्दों से मिला करके, इन अक्षरों से मिला करके। बच्चा टोकरी में से ढूंढेगा, उन अक्षरों को बनाएगा, आपको प्रदर्शन करेगा, उसमें एक्टिविटी में इंगेज रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि और खेल भी, आप बच्चों से सवाल जवाब करें। जितना सवाल जवाब बच्चों से आप करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों में बोलने की शक्ति विकसित होगी। और बच्चों के साथ खेलिए भी। हर कोई, चाहे वह सीनियर क्लास का हो या वह जूनियर क्लास का हो, बच्चों के साथ तो खेल ही सकता है। हम लोग खेलते हैं कि नहीं? घर में खेलते हैं, पटेल साहब खेलते हैं, चलाइए। अकेला कौन कौन करते हैं? अच्छा खेला। जिसके पास जो उपकरण है वह उनसे खेलना पसंद करता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे शब्द ही मेरी ताकत है, मैं इनसे खेलता हूं। आपके पास भी आप शिक्षक होने के नाते शब्द हैं, रेफरेंस हैं, उदाहरण हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, नैतिक शिक्षा है। आप उनसे बच्चों के साथ खेलिए। जिस उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैसी कहानियां सुनाइए, उन बच्चों से कहानियां सुनिए, बाजी लगाइए कि मेहनत की कहानी आज सुनानी है पूरे क्लास को। अगले दिन कहिए कि आज चतुराई की कहानी सुनानी है पूरे क्लास को। तीसरे दिन कहिए आज ठगी की कहानी सुनानी है पूरे क्लास को। चौथे दिन कहिए कोई धार्मिक कहानी सुनानी है पूरे क्लास को। पांचवें दिन कहिए कोई नैतिक शिक्षा की कहानी सुनानी है। छठे दिन किसी महापुरुष की कहानी सुनाओ। सातवें दिन किसी त्योहार की कहानी सुनाओ। तो आप उन बच्चों से खेल सकते हैं और बच्चे आपके क्लास में आपका इंतजार करेंगे कि आज मुझे एक कहानी सुनानी है जिसके आधार पर त्योहार मनाया जाता है। दिवाली सुनाएगा, होली सुनाएगा। होली क्यों मनाते हैं? कहानी सुनाओ।
कहानी सुनाएगा, आपसे इंतजार करेगा आपका। तो आप अपने शब्दों से, कहानियों से, जो संसाधन एक शिक्षक के रूप में आपको उपलब्ध है, आप उनसे खेल सकते हैं। और बाकी के लिए पटेल सर को दीजिए जो इक्विपमेंट्स उनके हैं, जो बाकी जो खेल होते हैं जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, उनके इक्विपमेंट से वो बच्चों के साथ वहाँ खेलेंगे, तो बच्चे शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी दोनों विधियों से जानकारी पाएंगे। ये ग्राउंड में जो क्रिकेट खेलता है तो बोर्ड पर जानता है कि क्रिकेट का ग्राउंड बनाओ पहले बोर्ड पे, उसकी फील्डिंग सजाओ बोर्ड पे, उसके थ्योरी चीज़ों को जानो, बॉल का कितना वजन होता है, बॉल का आयतन कितना होता है, बॉल की परिधि कितनी होती है, क्रिकेट की लंबाई कितनी होती है, हैंडल कितना होता है, ग्रीस कितना होता है। तो ये थ्योरी जानो, फिर उसको प्रैक्टिकल में भी तो केवल खेलना जानना और उनके सैद्धांतिक रूप को भी जानना। आप दोनों खेलते हैं तो बच्चे आपसे जुड़े रहते हैं, ये गतिविधि का आपके हिस्सा हो जाता है। सारांश ये है कि आदमी जो है गतिविधियों का ही पुतला है। जन्म लेने के बाद से उसकी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, रोना, मुस्कुराना, हंसना, चिल्लाना, चीखना, कराहना, ये गतिविधियां बचपन से शुरू होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ उन गतिविधियों में इजाफा होता है, उन गतिविधियों को पहचानने की कला भी हमें विकसित हो जाती है। एक शिक्षक के रूप में 6 घंटे यदि कोई बालक या कोई किशोर उम्र का बच्चा हमारे बीच में होता है तो हमारा पहला दायित्व यही है कि हम जिसके लिए वह आया है वह उसको उसी रूप में दे पा रहे हैं अथवा नहीं, ये हमें पड़ता है। क्योंकि एजुकेशन एक स्टेबल चीज नहीं, वह रोज सीखने वाली प्रक्रिया है, रोज घटने वाली प्रक्रिया है, रोज चलने वाली प्रक्रिया है। ट्रेन पर चढ़ना आप सबको आता है, सब ट्रेन पर चढ़े होंगे और ट्रेन पर चढ़ना सबको आता है, और ट्रेन से उतरना भी सबको आता है। ट्रेन से गिरना किसी को आता है कि नहीं आता? ट्रेन से कभी गिरे हैं कि नहीं? गिरे भी हैं और कभी गिरते गिरते बचे भी हैं। तो ये तो आपको किसी चढ़ना और उतरना तो सिखाया, गिरना या गिरने से बचना ये किसी ने नहीं सिखाया। ये किसने सिखाया? परिस्थितियों ने सिखाया। ये किसी ने, आपके शिक्षक ने जब ये बताना शुरू किया होगा कि सड़क की बाईं ओर चलो, सामने से कोई गाड़ी आए तो ठिठक जाओ या किनारे हो जाओ, तो ये सैद्धांतिक रूप है। लेकिन बीमार माँ की दवा खरीदने जाते समय बाईं ओर सड़क पूरी तरह जाम है, तुम दाईं ओर से निकल जाना, ये शिक्षक ने क्लास में कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि ये गलत है, वो नहीं बताएगा, ये गलत शिक्षा। लेकिन वही जब व्यवहारिक शिक्षा की बात आएगी तो शिक्षक कहेगा कि बाईं ओर यदि बहुत जाम मिले और दाईं ओर से गुंजाइश हो तो कोशिश करना कि निकल जाना, लेकिन सावधान रहना। एक शिक्षक के रूप में भी आपका यही दायित्व है कि आप बच्चे को सैद्धांतिक शिक्षा तो जरूर दें, लेकिन कोशिश करें कि रेफरेंस, उदाहरण जरूर हर चीज का तैयार रखें और उन उदाहरणों को बच्चों के बीच में शेयर करें। उससे आपका क्लास रोचक होगा। रिलेट करें। इंग्लिश के मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं जिसके कैरेक्टर्स के नाम फॉरेनर के होते हैं, स्टोरीज भी फॉरेनर की होती है। तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप फॉरेनर की स्टोरी को क्लास में आपने डिलीवर कर दिया, उसके मीनिंग बता दिए, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आपका दायित्व पूरा हो गया। आप ये तलाशिए ना कि उस स्टोरी से कनेक्टेड कोई स्टोरी आपके यहाँ, आपके देश में, आपके राज्य और आपके माहौल में है अथवा नहीं, और यदि है तो हम तो यहाँ अंग्रेजी वाली बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे, ताकि
ताकि बच्चा दोनों को रिलेट करके कहानी का मतलब जरूर समझ जाए। आपको अंग्रेजी में यदि आप द डैफोडिल्स पढ़ाते हैं, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मजेदार है, बड़ा आकर्षक है, सबको अपनी ओर खींचता है, आदमी उसके सपने में खोया रहता है, दिमाग से वो बात ही बाहर नहीं निकलती, उसकी खूबसूरती बाहर ही नहीं निकलती। तो क्या ये खूबसूरती केवल द डैफोडिल्स में है या कि हमारे यहाँ सरसों के फूल में भी? एक शिक्षक होने के नाते चीजों की पड़ताल भी हमारी जिम्मेवारी है, चीजों की तलाश भी हमारी जिम्मेवारी है। टीचर माने मेडिकल के भाषा में MD, खाली MBBS में। तो आप दवा का नाम याद रखना चाहते हैं कि कंपोजिशन याद रखना चाहते हैं, ये तय आपको करना है। यदि आप कंपोजिशन में विश्वास रखते हैं तब तो आप शानदार, आपका क्लास में निभर होगा। लेकिन खाली दवा पर यदि आप चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद बड़े विद्वान आदमी थे, देश के राष्ट्रपति हुए, 3 दिसंबर को जन्म हुआ, हमें उनका आदर्शों का पालन करना चाहिए। अरे उनके कौन आदर्श का पालन करना चाहिए? लेख में ये भी तो बताइए, क्लास में ये भी तो बताइए कि वो क्यों महान थे। तो हमारी दृष्टि तो कहते हैं कि बिहाइंड द सीन भी जानी चाहिए। जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखाना एक टीचर के रूप में हमारा दायित्व है। आप कभी कभी लिटरेचर वाले लोग वाक्य कहते हैं और कहते हैं कि एल साइलेंट हो गया, एल साइलेंट हो गया। तो ऐसे बहुत दृश्य भी हैं, ऐसी बहुत कहानियां भी हैं, बहुत उदाहरण भी हैं, बहुत कथाएं भी हैं जो साइलेंट हो गई। अब उस साइलेंट को प्रकाशित तो कीजिए क्लास में कम से कम। NCERT की किताब पढ़ी, SST की पढ़ी, बाकी चीजों की पढ़ी। मेरे दोस्त संतुष्ट नहीं होते उसको पढ़ के। इग्नू की किताब पढ़ के संतुष्ट नहीं होते उसको पढ़ के। क्यों संतुष्ट नहीं? क्योंकि उसमें बस वो बिंदु स्थापित है जिसको आप जान सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या तो आपको खुद से तलाशना है, उसका वर्णन आपको खुद से तलाशना है। तो एक बच्चा यदि आपके पास इग्नू की किताब लेकर आया है और आप वही पढ़ा रहे हैं जो किताब है, इसके लिए वह नहीं आया है, वो इसलिए आया है कि उसके बिटवीन द लाइन्स क्या है ये आप बताइए, तब वो गतिविधि और आपके प्रति आकर्षित होगा। राम 4 भाई थे, 4 के नाम ये थे। बोर्ड पर नाम लिखवाने से अच्छा है कि 4 कैरेक्टर को खड़ा करिए, 4 स्टूडेंट को खड़ा करिए और उनके नाम उनसे बोलवाइए, पूरा क्लास पहचान लेगा, नाम लिखना भी सीख जाएगा, स्पेलिंग भी सही से सीख जाएगा। रोल प्ले, एक्ट प्ले, स्क्रीन प्ले ये सब कैसे इस क्लासरूम में किए जाते हैं? नाटक में, खास करके लिटरेचर के मेरे दोस्त, नाटक में कैरेक्टर्स बनाएं, उनसे डायलॉग डिलीवरी करवाएं, पूरे क्लास को उसमें मजा आता है, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, वो व्याख्यान शैली के अंतर्गत आ भी जाता है। तो भूमिकाएं हैं। सत्र के अंत में ये संबोधन या इस तरह के सत्र रखने की जो रणनीति है, ब्रैकेट में प्रकाश की, तो ये है कि अगले सत्र में इसको लागू माना जाए। आपने 150 घंटे यदि ट्रेनिंग में दे दिए हैं तो आपसे तो ये उम्मीद की जाएगी कि अब आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप सक्षम हैं कि आप यहाँ आकर के और बोलें और हम लोग सुने कि हम लोगों ने जो कहा आप उससे सहमत हैं और आप उस बात को सामने रख भी रहे हैं लोगों के बीच। आप अपना अनुभव भी बताना चाहते हैं। ये तो आपका मूर्तिमान विग्रह देखने को मिलता है हम लोगों को रोजाना हर ट्रेनिंग सेशन में। मूर्तिमान विग्रह देखने के आकांक्षी हम लोग नहीं, हम लोग बोलने वाले राम जी खोज रहे हैं, मूर्ति वाले राम जी नहीं। ऐसे राम जी आप लोग बने जो बोले, सवा न कि अवा। आप भी बोले नारी शक्ति, महिला शक्ति की प्रधानता है। तो अब नए सत्र में पता नहीं कुछ और आने वाले हैं क्या है, लेकिन जो है उतना भी कमजोर नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि बहुत कमजोर टीम है, सबसे कहते हैं इतना कमजोर टीम मिले कि आप कुछ नहीं करा सकते। साधारण आप चोर सिपाही को नहीं खेलवा सकते हैं हम लोग हरा। तो कहिए तो चोर सिपाही मैच खेल लिया जाए आप लोगों से,
आप लोग हारिए जाइएगा, कन्फर्म है, क्योंकि आप लोगों को तो पसंद आएगा हमेशा चोर, क्योंकि चुप रहना है आप लोगों को, तो आप लोग लेके चोर वाला पुर्जा चुप बैठे रहिएगा, ऐसे सिपाही वाला सब खोल देगा। तो ढोलिए लोग, ये ट्रेनिंग का इतना करने का मतलब ये था या है। हम लोग का चुनाव जो वहाँ हुआ, सब ने भेजा, आप लोग भी जाएंगे नए सत्र में ट्रेनिंग में। मकसद आप जब कोई इस तरह के वर्कशॉप, इस तरह के ट्रेनिंग व्याख्यान जब अटेंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप स्टेज पर आएँ और खुद को डिलीवर करें। बहुत ज्ञान की बात यदि नहीं भी डिलीवर करते हैं, अनुभवों को बता सकते हैं, अपनी जानकारी को बता सकते हैं। पहले यह मत तय करें कि आपको जानकारी नहीं है, यही तो समझने में हमको 6-7 साल लग गया कि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब समझ गया कि ना हमको सही में कोई जानकारी नहीं है, वह सब बता हुआ है, क्योंकि लग गया कि हेतना लोग तो फोटो के आया है, सुनबे करेगा, जाएगा कहाँ। तो आप ये दिमाग में रखें कि आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आपको एक शिष्ट, सभ्य और अच्छे लोग आपके साथ हैं जो आपकी बात को ना केवल सुनेंगे बल्कि आपको प्रोत्साहित भी करेंगे। आप जहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, अटकेंगे, वहाँ लोग खड़ा होकर आपका साथ भी देंगे। तो इसलिए आप जरूर बोलिए और इसको ऐसा मत मानिए कि ये आपकी व्यक्तित्व में बाधा है। आप शिक्षक हैं, बोलना आपका दायित्व है और आपके कार्य की जो कर्तव्य है उसमें ये शामिल है कि आप बोले। आप चुप रह के क्लास को शांत, आपके कई अनुभव है, आप सबका अनुभव होंगे। क्लास में शोर भी कब होता है? जब आप चुप होते हैं, जब आपकी गतिविधि स्थिर हो जाती है, जब आप शांत हो जाते हैं, बच्चों को मौका लग जाता है। मेरे जैसे आदमी की क्लास में कभी ना चुप्पी हो सकती है, ना शांति हो सकती है, ना शोर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। मैं बोलूँगा ही, बच्चे कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो क्लास जिंदा दिखेगा। लेकिन आप भी चुप हो गए तो बच्चा तो बोलेगा, जो कोई एनर्जी से भरा हुआ है वो तो चुप नहीं रहेगा, और वो चुप नहीं रहेगा तो फिर परेशानी आप ही को होगी। तो अच्छा है कि आप ही बोलिए, कहानियाँ सुनाइए, कविताएँ सुनाइए। कविता किसी को याद है? मेरी कोई जो बाई तरफ बैठने वाली शिक्षिकाओं में से किसी को जो एक कविता सुना सके हिंदी में, पूरी कविता, पूरे आरोह अवरोह के साथ, जैसे क्लास में सुनाते हैं, जो ये बात हो रही थी कि आप उस तरह की भावनाओं के साथ उस कविता को कहें कि बच्चे उससे खुद को कनेक्ट कर पाए। कोई कविता जो आपने पढ़ाई हो और आप सुना सके, आप समझें कि ये गतिविधि शिक्षण ही है। नहीं रुकी, अभी 10वें और विज्ञान के शिक्षक से कविता क्यों नहीं की जाती।